आज हम हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप होता है वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला, तो वर्णमाला क्या होती है? तो इसमें सबसे पहले जो आता है वर्ण आता है। वर्ण, वर्ण क्या होता है, ठीक है। वर्ण, तो वर्ण क्या होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि होती है, और ध्वनि की छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा यानी कि जो हमारे द्वारा बोली जा रही है, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहा जाता है, और ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है, ठीक है। वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला। तो इसमें क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को यानी कि जहाँ पर दो या दो से अधिक वर्ण आ जाते हैं, तो उन वर्णों के, और वो जो कि व्यवस्थित क्रम में रखे गए हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है हिंदी में उच्चारण के आधार पर जो कुल वर्ण होते हैं, वर्ण होते हैं, उनकी संख्या होती है 45, यानी कि 45 वर्ण होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं, तो आपको 45 लिखना है, ठीक है। 45 होते हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपके 10 स्वर होते हैं प्लस और 35 व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो 10 और 35 का आपके 45 वर्ण हो जाएंगे। तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 45 होती है। और हिंदी में उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। और हिंदी में उच्चारण के आधार पर अगर व्यंजन पूछे जाते हैं तो आपकी 35 होती है। ये तो था उच्चारण के आधार पर। इसके बाद आता है आपका लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर वर्ण, ठीक है। तो लेखन के आधार पर अगर वर्णों की संख्या पूछी जाए तो आप लिखोगे 52 वर्ण होते हैं आपके लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर जो वर्ण होते हैं आपके 52 होते हैं। इसमें अब आपके क्या होते हैं? ये 52 वर्ण कैसे होते हैं? इसमें आपके 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन होंगे, और 4 आपके संयुक्त व्यंजन होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो लेखन के आधार पर आपके, अगर लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आप 13 स्वर होंगे, ठीक है। और अगर लेखन के आधार पर व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो 35 होंगे, और लेखन के आधार पर संयुक्त व्यंजन जो आपके 4 ही, संयुक्त व्यंजन 4 ही होते हैं आपके, ठीक है। तो ये था आपका वर्णमाला। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 45 होती है। और हिंदी में उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। और हिंदी में उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं?
व्यंजन की संख्या 35 होती है। और अगर आपसे लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या पूछी जाएगी तो आपको 52 होते हैं, ठीक है। और लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 होती है, और लेखन के आधार पर व्यंजन की संख्या आपकी कितनी होती है, 35 होती है, ठीक। तो ये होती है। अब वर्णमाला जो है आपकी वर्णमाला जो आपकी दो भागों में विभाजित है, ठीक है। इसमें एक होती है आपकी स्वर और दूसरा होता है आपका व्यंजन, ठीक है। तो वर्णमाला दो भागों में विभाजित होती है आपकी, एक स्वर में और एक व्यंजन में। तो अब हम क्या है देखते हैं, पहले स्वर के बारे में देखते हैं, स्वर क्या होता है, ठीक है। स्वर किसे कहते हैं, ठीक है। तो स्वर क्या होता है आपका, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, ठीक है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं आपके, वो स्वर कहलाते हैं। अर्थात ऐसे वर्ण जिनके जो किसी की सहायता नहीं लेते हैं, ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वो आपके स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपका आता है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर, ठीक है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या जो होती है वो आपकी 10 स्वर होते हैं। 10 स्वर होते कौन से, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ए, आ, ई, उ, ओ, ए, ओ और ओ। ये आपके जो होते हैं ये 10 स्वर होते हैं आपके, ठीक है। ए, आ, ई, ओ, ए, ओ। देखिए 10 उच्चारण के आधार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उच्चारण के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 10 होती है। इसके बाद आता है आपका परंपरागत रूप से, ठीक है। परंपरागत रूप से स्वर कितने होते हैं, तो परंपरागत रूप से अगर स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो वो होती है आपकी 13 स्वर होते हैं आपके परंपरागत रूप से, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है या कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको 13 लिखना। अब ये 13 स्वर कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ए, आ, ई, उ, ओ। अब ये आ जाता है आपका एक री, ऋषि वाला आता है, एक तो आपका ये हो गया ऋषि, री, फिर ए, ओ और ओ, और एक हो जाता है आपका अंग, और एक हो जाता है आपका अंग, और एक हो जाता है आपका अह। तो ये इस तरह से आपके 3 स्वर और बढ़ जाएंगे इसमें। तो अगर परंपरागत स्वर से संख्या पूछी जाती है तो परंपरागत स्वर से संख्या जो होती है, स्वर की संख्या वो 13 होती है। इसमें 3 स्वर यानी कि री और अंग और अह बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये अंग और अह जो होते हैं अयोगवाह स्वर जो होते हैं वो आपके अंग और अह, ये 2 स्वर होते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अयोगवाह स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आप 2 लिखोगे, और वो अयोगवाह स्वर कौन से होते हैं, अंग और अह होते हैं, ये 2 स्वर जो होते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्वर हो गए, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वर क्या होते हैं, तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। और उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। और ये 10 स्वर कौन से होते हैं, ए, आ, ई,
ई, उ, ओ, ए, ओ, ये 10 स्वर होते हैं उच्चारण के आधार पर। और अगर आपसे परंपरागत रूप से स्वर की संख्या पूछी जाती है तो आप 13 स्वर लिखेंगे, ठीक है। और ये 13 स्वर आपके ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, एह, ये आपके 13 स्वर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ये 3 स्वर जो होते हैं, री और अंग और एह, ये स्वर जुड़ जाते हैं। और ये भी मैं आपको बता दिया कि अयोगवाह स्वर जो होते हैं आपके 2 होते हैं, अंग और एह, ये होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो स्वरों को जान जाएंगे। और इसके बाद आता है आपका स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। तो स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है वो आपका 6 प्रकार से किया गया है। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था मात्रा, उच्चारण या काल के आधार पर स्वर, ठीक है। नंबर 2 जो होता है वो आपका होता है जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर। नंबर 3 होता है आपका मुख द्वार के आधार पर स्वर। और नंबर 4 होता है आपका होठों के आधार पर स्वर। और नंबर 5 होता है आपका नाक व मुख के आधार पर स्वर। और इसके बाद होता है नंबर 6 पे आपका घोस्त के आधार पर स्वर। तो इस प्रकार जो स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया वो 6 प्रकार से किया गया है, ठीक है। मात्रा या उच्चारण या काल के आधार पर स्वर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर, मुख द्वार के आधार पर स्वर, होठों के आधार पर स्वर, नाक में मुख के आधार पर स्वर या घोष के आधार पर। तो मैंने जो आपको बताया है ये जो मेन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मात्रा, उच्चारण या काल के आधार पर स्वर और नाक में मुख के आधार पर स्वर, ठीक है। मात्रा, उच्चारण, काल के आधार पर स्वर। अगर आपसे मात्रा, उच्चारण या काल के आधार पर स्वर की संख्या पूछी जाती है तो वो स्वरों की संख्या होती है आपकी 3, ठीक है। मात्रा, उच्चारण, काल के आधार पर स्वर की संख्या 3 होती है। इसमें सबसे पहले जो स्वर आता है आपका वो हर्ष स्वर आता है। हर्ष स्वर, ठीक है। मात्रा, उच्चारण, काल के आधार पर स्वर की संख्या 3 होती है। इसमें सबसे पहले आता है आपका हर्ष स्वर आता है। हर्ष स्वर यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में
कम समय लगता है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वो आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और ह्रस्व स्वर जो होते हैं आपके ए, ई, ऊ, ये स्वर जो होते हैं आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वो आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और कौन कौन से होते हैं? ए, ई और ऊ होता है। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पे आता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। ठीक है, अब दीर्घ स्वर क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। ठीक है, तो जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है वो आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर आपके कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके आ, बड़ी ई, ओ, ए, एल, ओ और औ। ये जो आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, और इन दीर्घ स्वरों को क्या क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं आपके। द्विमात्रिक स्वर। ठीक है, द्विमात्रिक स्वर भी बोला जाता है इन्हें। किन्हें? दीर्घ स्वर को। तो दीर्घ स्वर बोल दें या द्विमात्रिक स्वर बोल दें, तो वही होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है वो आपके द्विमात्रिक स्वर या दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर जो आपके या द्विमात्रिक स्वर कौन से? आ, बड़ी ई, ऊ, ए, ओ ये होता है। ठीक है, और जो ह्रस्व स्वर है इन्हें आप एक मात्रिक भी कह सकते हैं। एक मात्रिक स्वर। ठीक है, एक मात्रिक स्वर। ह्रस्व स्वर को जो एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर आपका एक मात्रिक स्वर, दीर्घ आपका द्विमात्रिक स्वर होता है। ठीक है, इसके बाद आता है नंबर 3 पर प्लुप स्वर। ठीक है, अब ये प्लुप स्वर क्या होता है? प्लुप स्वर होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। ठीक है, तो ऐसे स्वर जिनको उच्चारण करने में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लग रहा है तो वो आपके प्लुप स्वर कहलाते हैं। और ऐसे स्वर को आपको जो है त्रिमात्रिक स्वर, ठीक है, त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, त्रिमात्रिक प्लुप स्वरों को आप क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और इनका प्रयोग जैसे कहता है किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में। ठीक है, तो त्रिमात्रिक स्वरों का जो प्रयोग होता है वो किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे होता है आपका राम,
राम, क्योंकि राम को जो बोला जाता है वो खींच के बोलता है, राम बोला जाता है, राम नहीं बोला जाता है जल्दी से, ठीक है। ऐसे आता होता है आपका ओम, तो ओम, ठीक है। ओम को भी जो एक साथ नहीं बोला जाता, ओम नहीं बोला जाता, ओम बोला जाता है। तो ऐसे स्वर जो खींचकर बोले जाते हैं ऐसे, ठीक है, जो नाटकों में प्रयोग किए जाते हैं वो आपके त्रिमात्रिक स्वर बोले जाते हैं। त्रिमात्रिक ही है, ठीक है, 1 2 3, तो ये त्रिमात्रिक स्वर कहलाते हैं। तो प्लुप स्वर क्या होता है आपका, कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वो आपके प्लुप स्वर कहलाते हैं। और प्लुप स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। त्रिमात्रिक स्वर को यानी कि इनका जो प्रयोग है, प्लुप स्वर का प्रयोग कहते हैं किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में किया जाता है, जैसे राम, ओम, ठीक है। तो ये स्वर होते हैं। नाक व मुख के आधार पर स्वर, ठीक है। तो नाक में मुख के आधार पर स्वर की संख्या जो होती है वो भी आपकी 2 होती है। नाक में मुख के स्वर के आधार पर स्वर की संख्या 2 होती है। इसमें सबसे पहला आता है आपका निम्ननासिक या मौखिक स्वर। निम्ननासिक या मौखिक स्वर, निम्ननासिक या मौखिक स्वर क्या होते हैं आपके, ठीक है। तो निम्ननासिक या मौखिक स्वर होते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, मुख से निकलती है, यानी कि जिन स्वर के उच्चारण से हवा केवल मुख से निकलती है वो आपके निम्ननासिक या मौखिक स्वर कहलाते हैं। इसमें जैसे आपका ए, आ, ई या ऊ, औ, इन स्वरों के उच्चारण में जितने हम स्वरों का उच्चारण करते हैं इनमें सबसे जो हवा निकलती है वो केवल मुख से निकलती है। तो ये ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में केवल हवा मुख से निकलती है वो आपके निम्ननासिक या मौखिक स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, आ, ई, ए भी होता है आपका, ठीक है, ए और ए ये भी होता है आपका, ठीक है। तो ये जो है ये स्वर जो होते हैं वो निम्ननासिक या मौखिक स्वर कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 पे आता है आपका अनुनासिक। अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, ठीक है। नंबर 2 होता है आपका अनुनासिक स्वर। अब अनुनासिक स्वर क्या होते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ नाक से भी निकलती है, ठीक है। तो जिन स्वर के उच्चारण में हवा मुख के साथ नाक से भी निकलती है तो वे स्वर आपके अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, ठीक है। और ये स्वर कैसे होता है, इसमें आपके चंद्रबिंदा, जिसमें आपके चंद्रबिंदा लगा होता है, ठीक है, जैसे ये हुआ या अंग हुआ, ठीक है, ये ठीक है। जिन
स्वरों पे ये चंद्रबिंदा या बिंदा लगा होगा वो आपके अनुनासिक स्वर कहलाएंगे, क्योंकि इनके उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। ठीक है, तो ये आपके मुख नाक में मुख के आधार पर स्वर है। तो नाक में मुख्य स्वर के आधार स्वर की संख्या 2 होती है। निम्ननासिक स्वर या मौखिक स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में हवा केवल मुख से ही निकलती है, जैसे ए, आ, ई, ए, ओ, ऊ, ओ, ये। ठीक है, तो जितने भी स्वर होते हैं ये आपके, ये बड़ा ऊ भी है आपका। ठीक है, तो ये आपके निम्ननासिक या मौखिक स्वर कहलाते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है वे आपके अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, जैसे ए, अंग, अंग, ईं, या क्यों, ये जो जिन भी स्वरों में आपका चंद्रबिंदा लगा हो या ये अंग लगा हो तो वो आपके अनुनासिक स्वर कहलाएंगे। ठीक है,